नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और उसमें 1900 भारत सरकार अधिनियम 1935 के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने 1919 के अधिनियम के विषय में अध्ययन किया था। ये जो एक्ट बने थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हर 20 वर्ष में एक चार्टर एक्ट बना था। 1813, 33, 53 इस प्रकार से फिर 1858 का भारत स्वतंत्र भारतीय अधिनियम, फिर इस तरीके से 1909 का एक्ट, 1919 का अधिनियम और आज हम 1935 के अधिनियम के विषय में अध्ययन करेंगे। 1919 के सुधारों ने भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया, क्योंकि इन सुधारों में स्वतंत्रता की गंध भी नहीं थी। कांग्रेस ने उन्हें अपर्याप्त, असंतोषजनक और निराशापूर्ण घोषित किया। अतः भारतीय राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जद्दोजहद के लिए उठ खड़े हुए। फलस्वरूप 1919 के सुधारों की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भेजा। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः भारतीयों ने इसका तीव्र विरोध किया। फिर भी 1930 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट ने भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया। भारतीय राष्ट्रीय नेताओं ने इस रिपोर्ट के विरुद्ध नेहरू रिपोर्ट तैयार की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसकी उपेक्षा की। फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हो उठा और भारतीयों के असंतोष में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगी। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए। इन गोलमेज सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श के आधार पर मार्च 1933 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारत में भावी सुधारों का एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। श्वेत पत्र के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ब्रिटिश संसद ने दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त समिति नियुक्त की, जिसकी रिपोर्ट 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट तथा श्वेत पत्र के प्रस्तावों के आधार पर 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 है गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्वायत्तता तथा केंद्र में आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। इसके लिए गृह सरकार के अधिकारों में कमी करना आवश्यक था। भारतीय नेता इंडिया काउंसिल की कट्टु आलोचना करते थे, अतः इस अधिनियम के अंतर्गत इंडिया काउंसिल को समाप्त कर इसके स्थान पर भारत सचिव के परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनकी संख्या अधिक से अधिक 6 तथा कम से कम 3 निर्धारित की गई। भारत सचिव इनका परामर्श मानने को बाध्य नहीं था। भारत सचिव का उन मामलों पर नियंत्रण लगभग समाप्त कर दिया गया जो हस्तांतरित विषय थे तथा जिनका शासन उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया। जिन विषयों में गवर्नर जनरल तथा गवर्नर अपनी व्यक्तिगत इच्छा से कार्य करते थे, वहाँ भारत सचिव का नियंत्रण पूर्ववत बना रहा। व्यावहारिक रूप से इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि 1935 के अधिनियम का संघीय पक्ष कभी लागू ही नहीं हुआ तथा केंद्र का प्रशासन 1919 के अधिनियम के अनुसार ही चलता रहा। केवल प्रांतों में जहाँ पूर्ण स्वायत्तता दी गई, वहाँ उसके नियंत्रण में काफ़ी कमी आ गई थी। नंबर 2 है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। इस अधिनियम के अंतर्गत एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई, जिसमें 11 गवर्नर जनरल के प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के प्रांत और भारत की देशी रियासतों को सम्मिलित करने की व्यवस्था की गई। किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है: लिखित संविधान की सर्वोच्चता, अधिकारों का विभाजन तथा न्यायपालिका की विशेष स्थिति। 1935 के अधिनियम में इन 3 तत्वों को स्वीकार कर संघ योजना तैयार की गई थी। संघ के दोनों सदनों में देशी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया। संघीय विधानसभा में 375 सदस्यों में से 125 सदस्य तथा संघीय राज्यसभा में 260 सदस्यों में से 104 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। यह संघ निम्न 2 शर्तें पूरी होने के पश्चात शाही घोषणा द्वारा स्थापित किया जाना था। नंबर 1 है
संघीय संसद के दोनों सदन सम्राट से प्रार्थना करें कि संघ की स्थापना की जाए। नंबर 2 है, इतनी देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे कि उनकी जनसंख्या कुल रियासती जनसंख्या की आधी से अधिक हो तथा संघीय राज्यसभा में 52 स्थानों से अधिक स्थानों के अधिकारी हो। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। प्रत्येक देशी रियासत को जो संघ में शामिल होना चाहती थी, एक प्रवेश पत्र या स्वीकृति लेख यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे। उस स्वीकृति लेख में वह रियासत उन शर्तों का उल्लेख करती थी जिनके आधार पर वे संघ में शामिल होने को तैयार है। इस स्वीकृति लेख में उन सब शक्तियों का वर्णन होता था जो रियासत संघ को देना चाहती थी। संघ की समस्त इकाइयां को अपने आंतरिक मामलों में स्वराज्य प्राप्त था। 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतों की निर्धारित संख्या ने संघ में सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया, अतः संघीय योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायित्व स्थापित किया गया था उसे द्वैत शासन की संज्ञा दी गई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया, परंतु इसकी को केंद्र में लागू कर दिया गया। संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, रक्षित विषय तथा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, चर्च संबंधी मामले और कबायली क्षेत्र के मामले शामिल थे। इनका शासन गवर्नर जनरल अपनी इच्छा अनुसार चला सकता था। रक्षित विषयों पर विधानमंडल का नियंत्रण नाम मात्र भी नहीं था। इन विषयों के प्रशासन में गवर्नर जनरल एक कार्यकारिणी परिषद की सहायता लेता था जिसमें सदस्यों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती थी। उनकी नियुक्ति सम्राट करता था तथा वे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों के पदेन सदस्य होते थे और उनकी बैठकों में भाग लेते थे, किंतु उनके प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का शासन चलाने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जो संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती थी। मंत्रियों की नियुक्ति और पद मुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा होती थी। इसकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती थी। मंत्रियों के लिए आवश्यक था कि वे संघीय विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य हों। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त किया जाता जो किसी भी सदन का सदस्य न हो तो उसे 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना पड़ता था या त्यागपत्र देना पड़ता था। यद्यपि गवर्नर जनरल से यह आशा की जाती थी कि वह हस्तांतरित विषयों में मंत्रियों की सलाह से शासन चलाएगा, किंतु हस्तांतरित विषयों के संबंध में गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिए गए थे। उचित व्यवस्था के नाम पर वे मंत्रियों के कार्य में हस्तक्षेप कर सकता था। 1919 के द्वैत शासन के कट्टू अनुभव के बाद भी इसे केंद्र में स्थापित करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार या शक्ति नहीं देना चाहती थी। भारतीय मंत्रियों को जो थोड़ी बहुत शक्तियां दी गई उन्हें भी गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों द्वारा समाप्त कर दिया गया। नंबर 4 है, संघीय विधानमंडल की निर्बलता। संघीय विधानमंडल के 2 सदन थे, एक संघीय विधानसभा और एक संघीय राज्यसभा। संघीय विधानसभा में कुल 375 सदस्य थे जिनमें 125 स्थान देशी रियासतों को दिए गए। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भारतीय नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाते थे। प्रांतों के प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य स्थानों, मुसलमानों व सिखों के सुरक्षित स्थानों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता था। इसमें 82 स्थान मुसलमानों को प्राप्त थे। इस प्रकार देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि जो व्यवहार में ब्रिटिश रेजिडेंट द्वारा ही मनोनीत होते थे और मुसलमान सदस्यों को मिलाकर सरकार बड़ी सफलता से अपना स्थायी बहुमत स्थापित कर सकती थी। इसी प्रकार संघीय राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते थे जिनमें 104 सदस्य स्थान देशी रियासतों को दिए गए और 6 स्थानों पर नारियों, अल्पमतों तथा दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व देने के लिए गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। शेष 150 प्रतिनिधियों का चुनाव सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष रीति से होता था। अतः संघीय राज्यसभा में भी
सरकार अपना बहुमत स्थापित कर सकती थी। नेक्स्ट है संघीय विधानमंडल की शक्तियों को अत्यंत ही सीमित कर उसे निर्बल बना दिया गया। विधानमंडल 1935 के अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता था और न ब्रिटिश संसद के कानूनों के विरुद्ध कोई कानून पास कर सकता था। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को गवर्नर जनरल अस्वीकृत कर सकता था और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत विधेयक को इंग्लैंड की सरकार अस्वीकृत कर सकती थी। विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां अत्यंत सीमित थी। बजट के दो भाग थे, भारत के राजस्व से किया जाने वाला व्यय और दूसरा था शेष व्यय। भारत के राजस्व से किया जाने वाला व्यय संपूर्ण बजट का लगभग 80% होता था, जिस पर विधानमंडल बहस तो कर सकता था किंतु उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता था। कोई भी वित्तीय विधेयक गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। विधानमंडल के अधिवेशन के दौरान भी गवर्नर जनरल को कोई अध्यादेश जारी करने का अधिकार था तथा वे अधिनियम भी पास कर सकता था। गवर्नर जनरल के संकटकालीन अधिकार भी व्यापक थे। वह इस अधिनियम को स्थगित कर न्यायालय के अतिरिक्त समस्त अधिकार अपने हाथ में ले सकता था। राजस्थान वास्तव में विधानमंडल को निर्बल बनाने की अंग्रेजों की चाल थी, क्योंकि वे भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति देना ही नहीं चाहते थे। प्रोफेसर कीत ने ठीक ही लिखा है कि इस अधिनियम द्वारा एक और भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा की गई कि उन्हें सब कुछ दे दिया गया है और दूसरी ओर संरक्षणों और आरक्षणों की व्यवस्था कर अंग्रेजों को यह आश्वासन दिलाया गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। नंबर 5 है अधिकारों के विभाजन की नई पद्धति। इस अधिनियम द्वारा विषयों का विभाजन किया गया। जो विषय संघीय सरकार से संबंधित थे उन्हें संघीय सूची में रखा गया, जिसमें 59 विषय थे। जो विषय प्रांतीय हित के थे उन्हें प्रांतीय सूची में रखा गया, जिसमें 54 विषय थे। जिन विषयों के संबंध में संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया, जिसमें 36 विषय थे। इस सूची के संबंध में यदि प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के कानून में किसी प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय विधानमंडल के कानून को माना जाएगा। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में यह व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानमंडल अथवा प्रांतीय विधानमंडल को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दे सकता था। विश्व के किसी भी संविधान में अधिकारों के विभाजन की ऐसी पद्धति नहीं थी। विश्व के संघीय संविधानों में दो पद्धतियां प्रचलित थी। प्रथम तो यह है कि संघ के अधिकार क्षेत्रों की स्पष्ट व्याख्या करके अवशिष्ट शक्तियां संघ की इकाइयों को सौंप दी गई थी, किंतु इस अधिनियम में समवर्ती सूची के संबंध में संघ को उच्चता दे दी गई और अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया। नंबर 6 है संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय की आवश्यकता होती थी। इसका मुख्य कार्य संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य उठने वाले तथा संघ और किसी इकाई के मध्य उठने वाले विवादों पर निर्णय देना तथा अधिनियम की धाराओं पर मतभेद हो जाने पर धाराओं की सही व्याख्या करना होता था। 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जो इन कार्यों को संपादित करे। यदि गवर्नर जनरल अपनी इच्छा से किसी भी कानूनी मामले पर इसकी राय मांगे तो संघीय न्यायालय गवर्नर जनरल को कानूनी परामर्श भी दे सकता था, किंतु संघीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय नहीं था तथा इसके द्वारा की गई अधिनियम की व्याख्या अंतिम नहीं थी। इसके फैसलों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति की अपील की जा सकती थी। नंबर 1 ऐसे मामले जिनमें 1935 के अधिनियम की व्याख्या अथवा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए से परिषद आदेश की व्याख्या का प्रश्न उत्पन्न होता हो और संघीय न्यायालय द्वारा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र यानी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत निर्णय दिया गया हो। नंबर 2 है ऐसे मामले जिनमें किसी रियासत के प्रवेश पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन द्वारा संघ सरकार को दी गई कानूनी और कार्यकारण शक्ति के विस्तार का प्रश्न उत्पन्न होता हो। नंबर 3 है संघ में शामिल होने वाली देशी रियासतों में संघीय विधानमंडल द्वारा बनाए हुए कानूनों को लागू करने से जो मामले उत्पन्न हो, उपयुक्त मामलों को छोड़कर शेष मामलों में प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति को अपीलें केवल संघीय न्यायालय की आज्ञा से की जा सकती थी।
नंबर 7 है प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना। गोलमेज सम्मेलनों में मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए ताकि मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों में वे स्वतंत्र और केंद्र के नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य कर सके। अतः 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों अतः 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों को स्वायत्तता देनी थी। राजनीति शास्त्र में प्रांतीय स्वायत्तता के साधारणतया दो अर्थ है: केंद्र के नियंत्रण में प्रांतों की स्वायत्तता तथा प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। इस पद्धति के अनुसार प्रांतों को एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रांतों को अपने आंतरिक मामलों में काफी हद तक स्वतंत्रता दे दी गई। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। जो विषय प्रांतीय सूची में दिए गए उनके प्रशासन के संबंध में प्रांतों को स्वशासन दे दिया गया और केंद्रीय नियंत्रण को बहुत कम कर दिया गया। प्रांतीय शासन संचालन का भार मंत्रियों पर आ पड़ा, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई। वास्तव में प्रांतीय स्वायत्तता में गवर्नर को काफी शक्तियां दी गई थी, इसलिए भारत के सभी राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार कर दिया। किंतु जब इस अधिनियम को प्रांतों में 1 अप्रैल 1937 से लागू करने की घोषणा की गई, तब निर्वाचन में भाग लेने को सभी तैयार हो गए। चुनाव के बाद उस समय तक मंत्रिमंडल बनाना व्यर्थ था, जब तक कि गवर्नर द्वारा यह आश्वासन नहीं दे दिया जाए कि वे दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और केवल संवैधानिक अध्यक्ष की भांति कार्य करेगा। जब गवर्नर से ऐसा आश्वासन प्राप्त हुआ, तभी कांग्रेस बहुमत वाले प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए गए। प्रांतों में मंत्रिमंडल ने अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य किए तथा गवर्नर ने भी उनके दैनिक प्रशासन में कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन सितंबर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और गवर्नर जनरल ने बिना मंत्रिमंडलों से परामर्श किए भारत को युद्ध में धकेल दिया, तब कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए। ऐसे प्रांतों में गवर्नर ने समस्त प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। जुलाई 1937 से सितंबर 1939 तक प्रांतीय स्वायत्तता सफलतापूर्वक कार्य करती रही। गवर्नरों और गवर्नर जनरल की मनमानी शक्तियां। इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि देश में राष्ट्रीय आंदोलन प्रबल होते हुए भी गवर्नरों और गवर्नर जनरल की मनमानी शक्तियां प्रदान कर उत्तरदायी सरकार की स्थापना निरर्थक कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधानमंडलों को आर्थिक मामलों में नियंत्रण देकर भी अंतिम वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। यद्यपि कानून और व्यवस्था विभाग उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया था, लेकिन शांति एवं व्यवस्था कायम रखने का विशेष उत्तरदायित्व गवर्नर को भी था। इस विशेष उत्तरदायित्व का बहाना लेकर गवर्नर राष्ट्रीय आंदोलन का दमन कर सकते थे। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ये कहना कि ये विषय हस्तांतरित है बिल्कुल छल और धूर्तता है, जबकि उनके विषय में जिम्मेदारियां अंग्रेजों के पास सुरक्षित है। गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज द्वारा संसद द्वारा दी हुई विस्तृत शक्तियों ने प्रांतीय स्वराज्य को नहीं के बराबर कर दिया है, जो कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। अधिनियम का मूल्यांकन। निसंदेह भारत के लिए एक संघ की आवश्यकता थी, अतः इस अधिनियम द्वारा भारतीय संघ की स्थापना निश्चित रूप से प्रगति का सूचक थी। ये पहला अवसर था जब कि देशी रियासतों को संघ में शामिल करने की बात कही गई थी। क्योंकि संघ की सभी इकाइयां सार्वभौम इकाई के रूप में स्वीकार की गई थी, अतः इन इकाइयों को आंतरिक स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतों का शासन पूरी तरह से उत्तरदायी मंत्रियों के हाथों में सौंप दिया गया, जो उत्तरदायी शासन की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। केंद्र में पहली बार आंशिक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की बात इस अधिनियम में स्वीकार कर ली गई, लेकिन इस अधिनियम की उपयुक्त विशेषताएं मात्र दिखावा थी। अटली जैसे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि इसमें भारत को अधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य देने की चर्चा तक नहीं की गई।
भारत के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस अधिनियम की निंदा की। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने इसे पूर्णतया रद्दी बुनियादी रूप से बुरा कहा तथा स्वीकार करने के लिए अयोग्य बताया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि यह अधिनियम ऊपर से लोकतंत्र है किंतु अंदर से खोखला है। पंडित नेहरू ने इसे दास्ता का चार्टर कहा। इससे स्पष्ट है कि 1935 का अधिनियम अधिकांश भारतीय जनता को अमान्य था। इस अधिनियम की निम्न आधारों पर आलोचना की गई। नंबर 1 है दोषपूर्ण संघ। इस अधिनियम द्वारा जिस संघ की स्थापना का सुझाव दिया गया वह अत्यंत ही दोषपूर्ण था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, जबकि देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों की आबादी, क्षेत्रफल, शासन व्यवस्था, महत्व आदि में जमीन आसमान का अंतर था। ब्रिटिश प्रांतों में कुछ सीमा तक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी, जबकि देशी रियासतों से निरंकुशता का साम्राज्य था। ऐसी दो असमान इकाइयों को संघ में मिलाना सर्वथा अनुचित था। दूसरी ओर ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधियों को नामजद करने का अधिकार वहां के शासकों को दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रहते हुए भारत की प्रगति में रोड़े अटकाते रहे। फिर अनेक संरक्षणों और रक्षा उपायों की व्यवस्था करके संघीय प्रजातंत्र का गला घोट दिया। गवर्नर तथा गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियाँ। इस अधिनियम का यह बड़ा भारी दोष था कि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को मनमानी करने की शक्तियाँ दे दी गई थी। रक्षा तथा विदेशी मामलों में जैसे महत्वपूर्ण विषय उसके नियंत्रण में दे दिए गए। वित्त के मामले में तो गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार देकर वित्त मंत्री का मजाक उड़ाया गया। प्रांतों के गवर्नरों को विशेष अधिकार देने से प्रांतीय स्वायत्तता निरर्थक हो गई। गवर्नर किसी भी समय प्रांत के संविधान के समाप्त होने की घोषणा कर प्रांत का पूरा प्रशासन अपने नियंत्रण में ले सकता था और इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता किसी भी समय समाप्त की जा सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर और गवर्नर जनरल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए थे, जिनकी आड़ में वे अधिनायक का रूप ग्रहण कर सकता था। यद्यपि कानून और व्यवस्था विभाग उत्तरदायी मंत्रियों के हवाले कर दिया गया था, लेकिन प्रांत में शांति व्यवस्था स्थापित करने की विशेष जिम्मेदारी गवर्नर की थी। इस विशेष जिम्मेदारी का बहाना लेकर वे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचल सकता था तथा नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता था। देशी रियासतों और वहां के शासकों के हितों की रक्षा करने का विशेष उत्तरदायित्व गवर्नर जनरल का था। अतः इस विशेष उत्तरदायित्व की आड़ में वे देशी रियासतों के शासकों की निरंकुशता के संचालन में सहयोग देकर रियासती जनता पर मनमाना अत्याचार कर सकता था। अल्पसंख्यकों एवं विशेष सांप्रदायिक हितों की रक्षा का विशेष उत्तरदायित्व भी गवर्नर और गवर्नर जनरल को सौंपा गया था। अतः अल्पसंख्यक एवं संप्रदायवादी सदैव अपने हितों के लिए गवर्नर और गवर्नर जनरल की ओर देखते थे। इस प्रकार प्रगतिशील तत्वों के विरुद्ध वे अंग्रेजों के सहयोगी बन गए और अंग्रेज भी उनके हितों की आड़ में भारत की प्रगति में रोड़े अटकाते रहे। नंबर 3 है सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो राज्य करो की नीति का अनुसरण करते हुए 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का बीजारोपण किया था, जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अहितकर थी तथा सभी प्रगतिशील तत्वों ने इसकी कट्टु आलोचना की थी। लेकिन 1919 के अधिनियम में सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों तथा एंग्लो इंडियन इस संप्रदाय को इसमें शामिल कर सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार कर दिया। भारतीय जनता ने इसका भी जबरदस्त विरोध किया तथा नेहरू समिति की रिपोर्ट में इस प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो सांप्रदायिकता की आड़ में भारतीय प्रगति को कुचलने पर तुली हुई थी। अतः भारतीय जन विरोध की उपेक्षा करते हुए 1935 के अधिनियम
में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को न केवल कायम रखा गया बल्कि उसका और अधिक विस्तार कर दिया गया। 1919 में निर्वाचकों को 10 भागों में बांटा गया था, लेकिन अब निर्वाचकों को 17 असमान भागों में बांट दिया। हरिजनों, मजदूरों, स्त्रियों आदि को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर इस चुनाव प्रणाली का और अधिक विस्तार किया गया। हरिजनों, मजदूरों, स्त्रियों को भी। हरिजनों को हिंदुओं से अलग करके भारतीय राजनीतिक वातावरण को विषैला बना दिया गया ताकि भारतीय एकता नष्ट हो जाए और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में स्थायी रूप से बना रहे। अंग्रेजों की इस कुटिल नीति के कारण भारत में सांप्रदायिकता का पौधा पलवित होता रहा, जिसने न केवल भारत के टुकड़े करवाए वरन आज भी वे भारत की राजनीति एवं जनजीवन में नासूर बना हुआ है। नंबर 4 है आत्मनिर्णय के अधिकार की उपेक्षा। इस अधिनियम में भारतीयों के आत्मनिर्णय के अधिकार को की पूर्णतः उपेक्षा की गई। भारतीयों को अपना स्वतंत्र संविधान बनाने का भी अधिकार नहीं था। भारतीय शासन व्यवस्था इस संविधान से संचालित होगी, उसका निर्णय करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को सौंपा गया। इसका स्पष्ट अर्थ था कि भारत की राज सत्ता भी भारतीयों के पास न होकर ब्रिटिश संसद के पास थी। भारत पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता 1947 ईस्वी तक बनी रही, इसलिए 1935 के अधिनियम किसी भी सजग भारतीय को संतुष्ट नहीं कर सका। नंबर 5 है विविध दोष। यद्यपि इस अधिनियम के अंतर्गत इंडिया काउंसिल समाप्त कर दी गई, लेकिन भारतीय मामलों में भारत सचिव अब भी सर्वे सर्वा बना रहा। इस अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्था का विस्तार कर उसके अधिकारों में वृद्धि की गई, लेकिन संरक्षण एवं रक्षा उपायों द्वारा व्यवस्थापिका को दिए गए अधिकारों पर अंकुश लगा दिया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में स्थापित द्वैत शासन की अव्यावहारिकता सिद्ध हो चुकी थी। फिर भी इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित करने का प्रावधान कर दिया गया। संघीय न्यायालय स्थापित करके भी उसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं बनाया गया, क्योंकि कुछ मामलों में अब भी प्रिवी काउंसिल को अपील की जा सकती थी। रिजर्व बैंक की स्थापना करके समस्त आर्थिक मामलों का नियंत्रण गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दिया गया, क्योंकि रिजर्व बैंक का गवर्नर जनरल केवल गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को जो कुछ दिया गया वे केवल दिखावा था, क्योंकि जो कुछ दिया गया उस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर उन्हें निरर्थक बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठीक ही कहा था कि ये कहना कि ये विषय हस्तांतरित है और बिल्कुल छल और धूर्तता है, जबकि उनके विषय में उत्तरदायित्व तो अंग्रेजों के पास सुरक्षित है। प्रांतीय स्वायत्तता भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था, लेकिन गवर्नर जनरल और ब्रिटिश ताज एवं ब्रिटिश संसद को विस्तृत शक्तियां देकर प्रांतीय स्वायत्तों को खोखला बना दिया। इस प्रकार हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के विषय में विस्तार से अध्ययन किया, जिसके तहत उसकी विशेषताएं, इसके लाभ, इसके दोष आदि के विषय में अध्ययन किया। धन्यवाद।